हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के सेशंस में झारखंड +2 यानी कि झारखंड पीजीटी एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो है हिंदी भाषा और साहित्य का चर्चा करेंगे। जैसा कि हम बात करें झारखंड पीजीटी हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित सिलेबस की, तो इसमें 4 खंड दिए गए हैं, जिसमें खंड ए में जो है वह हिंदी भाषा का विकास, खंड बी में है हिंदी साहित्य का इतिहास, खंड सी में जो है वो पद्य कृतियां और खंड डी में जो है वो गद्य कृतियां। आज हम लोग यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वह खंड 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य के हम अगर इतिहास की बात करते हैं तो इसमें जो हिंदी साहित्य का लेखन कार्य हुआ अतीत में। अब देखिए, इसके लिए हमें समग्र रूप से जानकारियां प्राप्त करनी होगी। तो इसके लिए जो लेखन कार्य किए गए, इतिहास लेखन कार्य यानी कि हिंदी साहित्य पर, तो उनसे हमें यह जानकारियां प्राप्त होती है और इन्हीं के सापेक्ष में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर हम समग्र रूप से देखें तो जो स्रोते या फिर जो साक्ष्य मिले हैं उन आधार पर पूरे हिंदी साहित्य के कालखंड को 4 भागों में बांटा गया, जो सर्वमान्य यानी कि अधिकांश विद्वानों के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, जिसमें एक है आदि काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा जो कि हम लोग आधुनिक काल कहते हैं। तो यह काल विभाजन जो किया गया, उससे पहले जो है हमें काल विभाजन की जो पद्धतियां अपनाई गई। अब देखिए, यहाँ पर जैसे कि हम अगर बात करें हिंदी साहित्य के लेखन का, तो इसमें भी बहुत सारे जो है वो कठिनाइयां आई, परेशानियां हुई और जो चीजें साक्ष्य जो मिले। हम अगर बात करें हिंदी साहित्य का, तो हिंदी साहित्य है यानी कि हम साहित्य की अगर हम सिंपली बात करें तो जो अतीत में जो घटित हुई, यानी कि अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व या फिर प्रवृत्ति के वर्णन, विवेचन और विश्लेषण को जो काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। हिंदी साहित्य की इतिहास की हम बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास का अर्थ है देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य का समग्र रूप से अध्ययन। ठीक है, हमारे देश यानी कि किसी देश काल की सीमाओं के अंदर विकसित जो साहित्य विकास है उसका समग्र अध्ययन, स्टडी जो है साहित्य का इतिहास कहलाता है। वहीं हम अगर रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास के रिगार्डिंग इन्होंने कहे हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका तालमेल यानी कि सामंजस्य बैठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का वक्तव्य है। अब यहां से आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि हिंदी के साहित्य यानी कि हम अगर किसी अतीत के किसी तथ्यों को, यानी कि जो उस समय की चित्त वृत्तियां हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, उनको प्रतिबिंब, आप ऐसे भी जानते हैं कि जो साहित्य है, ठीक, अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य उस समय के जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनका उस परिवेश में रहते हुए जो विकसित होता है भाषा, उसी भाषा का जो है वो साहित्य बनाया जाता है। तो उस समय के काल अंतराल में उस परिवेश में जो घटित होते हैं उन्हीं को प्रतिबिंबित करते हैं। तो उन्हीं के सापेक्ष में इनके द्वारा यह कथन दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे कि हम बात करें हिंदी साहित्य लेखन की, जैसा कि हिंदी अगर हम साहित्य लेखन की बात करें यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का, तो यह एक चुनौती भरा काम था, कार्य था।
क्योंकि अब हर यानी कि हम अगर अतीत में बात करें तो हर यानी जो रचना हुई, ठीक है, अगर रचनाएं हुई है तो उसके सापेक्ष में कौन कौन सी रचनाएं किस कवि के द्वारा, अगर हम हिंदी साहित्य यानी हिंदी भाषा का विकास देखें तो उस दरमियान भी बहुत सारे ऐसे लेखक का हमें पता चलता है जिनका कुछ ज्ञान जो है हमें नहीं है या फिर इतिहास में जिक्र नहीं किया गया है। तो आखिर उन तथ्यों को हम तो छोड़कर जो है आगे बढ़ेंगे। तो जी हाँ, अब कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती है कि वैसे चीजों को हमें जो है या तो अगर कोई साक्ष्य उसको मानकर जो है ऐड करना होता है, या फिर हम मान लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, या फिर इग्नोर कर देते हैं। तो ये तमाम कठिनाइयां थी। इसके बावजूद भी जो विद्वान हुए, जो साहित्यकार हुए, जो लेखक हुए, उन्होंने इसे यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का कार्य किया। और लेखन जो पद्धति अपनाई गई वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जो लेखन पद्धति अपनाई गई। तो हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की पद्धति विभिन्न कठिनाइयों और परेशानियों के बावजूद भी जो है, जो लेखक और साहित्यकार हुए उन्होंने अपने तरीके से जो है लेखन पद्धति अपनाई। हम अगर बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन का, तो सबसे पहला जो प्रयास किया गया वो 19वीं सदी में गारसादा तासी के द्वारा। तो जो पद्धति अपनाई गई हिंदी साहित्य के लेखन का, वह एक तो जो है वर्णाक्रम पद्धति, दूसरी पद्धति जो अपनाई गई, वर्णाक्रम पद्धति, दूसरी क्रम जो अपनाई गई, इसमें वर्णाक्रम पद्धति के बारे में हम यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे। वर्णाक्रम में यानी कि जो वर्ण के आधार पर कवियों को जो है एक कैटेगरी में रखा गया। जैसे कि हम कबीर और केशव की बात करें तो कबीर एक अलग कालखंड के हैं जबकि केशव अलग कालखंड के, लेकिन दोनों कवियों को साथ में रखा गया। तो इस तरह से जो है वर्णाक्रम पद्धति यहाँ पर अपनाई गई। दूसरा जो पद्धति अपनाई गई वह कालानुक्रमी पद्धति, कालक्रम के आधार पर तीसरी जो पद्धति मिलती है हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में, वह पद्धति मिलता है वैज्ञानिक पद्धति। और चौथी जो मिलती है वह विधेयवादी। तो अब देखिए, ये मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये चार पद्धतियां जिसके द्वारा इतिहास लेखन का कार्य किया गया। अब हम अगर वर्णाक्रम पद्धति की बात करें तो यह पद्धति वर्ण क्रम के आधार पर जो व्यवस्थित किया गया। इनमें वैसे कवियों को, लेखकों को एक काल यानी एक श्रेणी में रखा गया, एक वर्ण में रखा गया, जिनका नाम के पहला जो अक्षर हुआ करता है वो सेम हुआ करता है। जैसे कि हमने अभी बताया कि ना ये आपका कबीर और केशव, ठीक है। फिर जैसे नागेंद्र, न से जिन जिन कवियों का नाम आता है उनको एक कैटेगरी में रखा गया। फिर ह से जैसे हजारीबाग, सॉरी ये हजारीबाग नहीं, ये ह से हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरह से जो है यहाँ पर कालखंड में रखा गया। लेकिन अब देखिए, हम चूंकि इतिहास की बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर समय में और एक पर्टिकुलर प्लेस पे, यानी कि राज्य में या फिर देश में बात करें तो हम वहां के जो परिस्थितियां या फिर चित्तवृत्तियां हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं उस कालखंड में। तो यहाँ से अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो वर्णाक्रम किया गया, ये दो कालखंडों के कवियों को एक साथ रखा गया। तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास को भली भांति कैसे जान सकते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी जो थी मिस्टेक थी। तो इस पद्धति को अपनाने वाले जो हुए वो, जैसा कि हमने अभी बताया कि जो पहले साहित्यकार पहले विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन कार्य प्रारंभ किया था वो गारसादा तासी थे, जो कि 19वीं सदी में। तो इसे गारसादा तासी और शिव सी सेगर,
दो नाम, जिनका पहले जो नाम लिया जाता है वो गारसा दत्त तासी जो कि पहले थे, और दूसरे व्यक्ति जो इतिहास लेखन का कार्य किए जिसके साक्ष्य मिलते हैं वो है सिंसी सेगर। तो इन दोनों के द्वारा इस पद्धति को अपनाया गया। दूसरा है कालानुक्रम पद्धति। अब देखिए कालानुक्रम पद्धति की अगर हम बात करें तो कालानुक्रम पद्धति में जो है, इस पद्धति में कवियों और लेखकों को का विवरण जो है वो ऐतिहासिक, इस क्रम में जो कवि और लेखक हुए उनके ऐतिहासिक जो कालक्रम अनुसार यानी कालक्रम अनुसार जो है इनको व्यवस्थित किया गया। यानी कि एक कालखंड में एक कवियों को जो है वो एक प्रकार के कवियों को रखा गया। तो यहां पर यह ध्यान देना है कि यह जो कालक्रम चूज किया गया वो उनके जन्म तिथि के आधार पर, ठीक है, यहां पर यह चीजें ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म तिथि था उसके आधार पर इनको रखा गया। यानी कि रचनाकार की जो है वो जन्म तिथि के आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ में उनके नाम जो है क्रमबद्ध आधार निर्धारित किया गया। तो यहां पर ये कालानुक्रम पद्धति है और इस पद्धति को जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने प्रयोग किया है। ठीक है, इस पद्धति का प्रयोग इस पद्धति में जिन्होंने बताया है, यानी कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों को जो समाहित किए हैं वह जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। अब तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति। तो इस वैज्ञानिक पद्धति में जो है तथ्यों पर ध्यान दिया गया है। हमें तथ्य के अलावा व्याख्या और विश्लेषण की भी आवश्यकता होती है इतिहास को समझने के लिए, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति में सिर्फ तथ्य पर ध्यान दिया गया। ठीक है, तथ्य पर ध्यान दिया गया। ठीक है, विश्लेषण और व्याख्या पर जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इस कारण ये भी पद्धति जो है वो सर्वसम्मत नहीं है। ये भी जैसे कि यहाँ पर जन्म तिथि के आधार पर, तो अब देखिए जन्म तिथि हम जो लेखन कार्य कवि के द्वारा किया जा रहा है अगर हम उस आधार पर करें तो थोड़ा सा जो है अच्छा उसका विभाजन होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि जन्म तिथि को आधार बनाया जा रहा है तो इस कारण यहाँ पर भी जो है वो त्रुटियां देखी गई, दोषपूर्ण देखा गया, क्योंकि देखा गया। अब यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति, तो आप खुद सोच सकते हैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर हम इतिहास को कैसे जान सकते हैं जब तक हम उसका विश्लेषण और व्याख्या न करें। तो ये भी पद्धति जो है वो दोषपूर्ण थी। चौथी पद्धति विधेयवादी पद्धति थी। विधेयवादी पद्धति ये सर्वमान्य पद्धति है इतिहास लेखन की, और हम अगर बात करें तो यह पद्धति, ठीक है, तेन महोदय, ठीक है, यह पद्धति जो है वो तेन महोदय से इतिहास लेखन की, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और इस पद्धति के अंतर्गत तेन महोदय ने बताया कि हम इतिहास को जानने समझने, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए हमें जो है वो 3 पद्धतियों को जो है वो जानना होगा, जिसमें कि एक जाति, यानी उस समय की जो स्थिति है जिसके अंतर्गत जाति, वातावरण और क्षण। ठीक है, यहां पर तेन महोदय ने कहा कि इस पद्धति को 3, यानी कि तेन महोदय ने इस पद्धति को 3 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें कि एक जो है वह क्षण है, दूसरा वातावरण, और तीसरा जो है वह है जाति। थर्ड जो है वो आपका जाति है। अब देखिए इन्होंने कहा कि इतिहास लेखन में जो राष्ट्रीय
यानी कि जातीय व्यवस्था, जातीय परंपरा, वातावरण और उस समय की जो कालक्रम है, जो स्थिति है, उनको ध्यान में रखते हुए हम हिंदी साहित्य को जो है वो समझ सकते हैं। और यह पद्धति सर्वमान्य पद्धति है और इस पद्धति में लेखन कार्य सबसे पहले जो किया गया या फिर इस पद्धति के माध्यम से लेखन कार्य की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। यहां से प्रश्न में पूछा जाता है कि जो सर्वमान्य पद्धति है, विधेयवादी पद्धति, तो इस पद्धति के द्वारा सबसे पहली बार हिंदी साहित्य का लेखन किनके द्वारा किया गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक पुस्तक भी आती है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें जो है इन्होंने, बेशक क्योंकि हम लोग बहुत सारे लेखकों का बुक पढ़ते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र को इग्नोर करके नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम उसे समझकर, उसे पढ़कर जो है वो और पढ़ते हैं। तो इनकी महत्व, आचार्य रामचंद्र जी की जो काल विभाजन है या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन है, वह एक सटीक मानी जाती है और अनेक विद्वानों का जो है इन्होंने उल्लेख करते हुए तथ्यों को काफी हद तक समझाने की कोशिश की है। तो इसलिए वह पुस्तक जो है वो काफी उपयोगी भी होता है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने कहा कि विधेयवादी पद्धति को जो है, इस पद्धति के माध्यम से जिन्होंने लेखन कार्य किया उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि विधेयवादी पद्धति, यह पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पद्धति के माध्यम से जो है वो लिखने का, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ किया। अब आगे आते हैं और जैसा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सापेक्ष में हम लोगों ने पद्धति देखा और इस पद्धति में जिन विद्वानों ने, जिन लोगों ने अपना अहम योगदान दिया, हमें उनके बारे में भी जानना है क्योंकि उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हम काल में जाने से पहले, जैसा कि हमने अभी बताया कि पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है वो 4 भागों में बांटा गया, जिसमें कि आदि काल, फिर भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। उनमें जाने से पहले हम पहले काम ये देख लेंगे कि जो प्रमुख साहित्य हुए, ठीक है, हिंदी साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथकार, रचनाकार हुए, उनके बारे में हमें समग्र जो है वो जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा कि जो काल विभाजन किया गया वो किसके द्वारा कैसे किया गया, हमको जो है वो समग्र रूप से देखना है और वहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हिंदी साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथकार हैं उनको देखते हैं। तो देखिए हमने अभी बताया कि हिंदी साहित्य के लेखन का काम सबसे पहली बार गारसादत्त तासी के द्वारा 19वीं सदी में किया गया। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी इस्तवार द ला, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इस्तवार द ला लितेर त्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। इस पुस्तक में सबसे पहले गारसादत्त तासी ने इतिहास लेखन का कार्य किया 19वीं सदी में। इस पुस्तक का पहला प्रकाशन, पहले भाग का प्रकाशन 1839 में किया गया था और दूसरे भाग का 1847 में किया गया था। कभी कभी पूछ दिया जाता है। और यह पुस्तक भी आपको याद रखना है, काफी लंबा पुस्तक है, तो आपको एग्जाम में ध्यान में रहेगा, ठीक है। एक बार पुनः आप सुन लीजिएगा, इस्तवार द ला लितेर त्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, यह पहला पुस्तक है जिसमें कि इतिहास लेखन की जो है वो कार्य किया गया गारसादत्त तासी के द्वारा। अब देखिए इस ग्रंथ में निम्न बिंदुओं को समाहित किया गया है, जो लेखन कार्य किया गया, तो निम्न बिंदुओं को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। क्या क्या बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसी को यहाँ पर शामिल किया गया है। और सारे नोट्स जो है आपका टॉपिक वाइज इसी प्रकार की मिलेंगे आपको, और सारे तथ्यों के साथ, इसके साथ ही साथ आपका एमसीक्यूज भी कराया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ही जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के
इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किनको माना जाता है, तो गारसा दत्तासी। कब वो प्रारंभ किया गया, 19वीं सदी में। इनकी पहली पुस्तक जिसमें कि इतिहास लेखन की कार्य किए हैं, तो इनकी पहली पुस्तक यहाँ पर आपका इस इस्तवार द ला लितेर न्यू एंदोई हिंदुस्तानी है। इसका पहला प्रकाशन कब हुआ, तो पहला प्रकाशन 1893 में। अब इस पुस्तक में अन्य बिंदुओं से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि वर्णाक्रम, इसमें जो है वो कौन से पद्धति का प्रयोग किया गया है, तो वर्णाक्रम पद्धति। अभी हमने बताया कि वर्णाक्रम पद्धति जो है वह गारसा दत्तासी और शिव सेगर के द्वारा अपनाया गया था। वह इसके प्रथम भाग में कवि परिचय और दूसरे भाग में उनके रचनाओं को समाहित किया गया है, और इसमें हिंदी और उर्दू दोनों कवियों को साथ साथ रखा गया है। 783 कवियों का वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें मात्र 72 जो है वो हिंदू कवि हैं, यानी हिंदी के कवि हैं, 72 कवि। और ग्रंथ के आरंभ में 100 पृष्ठों का विस्तृत भूमिका दिया गया है। प्रस्तावना, इसमें त्रुटियां क्या है, तो काल विभाजन का कोई प्रयास न करना। जैसा कि हमने अभी बताया कि जो वर्णाक्रम पद्धति है ये कवियों के नाम, उन लेखकों के पहले अक्षर के नाम के आधार पर जो है वो सिक्वेंसली अरेंज किया गया, जैसे क वर्ग, ह वर्ग, ठीक है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम हमने बताया, तो जो जिन कवियों का नाम ह से होता है उनको एक जगह रखा गया, यानी कि काल विभाजन के यहाँ पर कोई वैसा प्रयास नहीं किया गया है, और कवियों का वर्गीकरण यानी कालानुसार न करके न किया गया है, यानी वर्ण के आधार पर किया गया, तो ये यहाँ पर त्रुटि है। अब देखिए दूसरे व्यक्ति जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन कार्य किया वो शिव सेगर हैं। शिव सेगर इतिहास लेखन की इनकी जो पुस्तक मिलती है, ठीक है, इतिहास लेखन परंपरा से जुड़ी दूसरी रचना शिव सरोज, ये भी पुस्तक का याद नाम रखना है, शिव सरोज। शिव सेगर का जो है वो पुस्तक है, और जिसकी रचना शिव सेगर के द्वारा की गई है 1883 ईस्वी में। और शिव सेगर में लगभग 1000 छोटे बड़ी कवियों की रचना और जन्म काल जीवन चरित्र दिया गया है। तो ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास लेखन का कार्य किया। उसके बाद नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो इन्होंने अपनी कृति द मॉडर्न एनाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो है वो लेखन पद्धति का कार्य किया। चौथे व्यक्ति जो आते हैं वो मिश्र बंधु, जिसमें कि इसमें 3 भाई आते हैं। मिश्र बंधुओं के द्वारा बिंदु यानी कि मिश्र विनोद, ठीक है, मिश्र बंधुओं के द्वारा मिश्र विनोद की रचना किया गया। मिश्र विनोद, और इसी में जो है इन्होंने लेखन पद्धति का काम भी किया था, ठीक है। इसी में इन्होंने जो है लेखन पद्धति का कार्य किया। अगले जो नाम आता है इसमें देखिए, याद रखिएगा कि जो मिश्र बंधु होते हैं इनमें 3 भाई आते हैं, जिसमें कि कृष्ण बिहारी मिश्र है, ठीक, सुखदेव बिहारी मिश्र है, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये 3 कवियां जो है इसमें आते हैं, और ये तीनों भाई हैं, इसी कारण इनको समग्र रूप से मिश्र बंधु कहा जाता है। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, हम इसी पुस्तक का भी बात कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया, और इसी ग्रंथ में इन्होंने काल विभाजन और हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है, और समग्र विवरण के साथ एक बहुत ही अच्छा बुक्स है, आप इसे जरूर पढ़ें। तो इसकी रचना 1929 में किया गया, और यह ग्रंथ पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में थी, परंतु बाद में इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। अब देखिए इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्ताव दिया गया है, और इस ग्रंथ की जो मुख्य यानी कि बिंदुएं हैं, इस युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही गई है। दूसरा, इसमें प्रत्येक कवि की रचना के साहित्यिक वैशिष्ट पर आलोचनात्मक मत दिया गया है, और शुक्ल जी ने 900 वर्षों के, ठीक है, शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में बांटने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर प्रयास जो किया गया है, आदि काल जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, पूर्व मध्य काल भक्ति काल, उत्तर मध्य काल रीति काल, और आधुनिक मध्य काल गद्य काल। तो यह जो 900 वर्षों का साहित्य है, हिंदी साहित्य, उनको ये 4 वर्गों में विभाजित करने का कोशिश किए हुए हैं,
और शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन अत्यंत लोकप्रिय भी है और इसे मान्यता भी दी जाती है। बाद में इसी को आधार बनाकर अपने काल विभाजन और कालों का नामकरण लेखकों ने प्रस्तुत किया और शुक्ल जी ने भक्ति काल को, ठीक है, शुक्ल जी का ही देन है कि भक्ति काल को सगुण और निर्गुण धाराओं में बांटकर उन्हें पूरा क्रमशः दो और वर्गों में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय तथा राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के रूप में बांटा है। हम जब आगे बताएंगे भक्ति काल तो वहां पर समग्र हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देख रहे हैं। नेक्स्ट है रीति काल के कवियों को भी उन्होंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों में स्थान दिया है और उन्होंने रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर भी निष्कर्ष दिए। तो आचार्य शुक्ल खोजी प्रवृत्ति के थे और इनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। वैज्ञानिक दृष्टि से जो है इन्होंने लेखन पद्धति भी किया। अभी हम लोगों ने देखा कि वैद्य जो आपका पद्धति थी, ठीक है, विधेयवादी पद्धति जिसमें कि जाति और वातावरण तथा क्षण इन सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने काम किया और इसके साथ ही साथ ये खोजी प्रवृत्ति के थे और वैज्ञानिक पद्धति को भी इन्होंने अडॉप्ट किया। अब देखिए यही कारण है कि वे ऐसे इतिहास यानी ग्रंथों की रचना कर पाए जो हिंदी साहित्य के इतिहास के सुप्रसिद्ध रहे। यही कारण है इनकी खोजी प्रवृत्ति होना और वैज्ञानिक तरीके से सोचना। तो यह प्रवृत्ति इनको जो है इस क्षेत्र में जो है अहम जो है यानी प्रसिद्धि दी है। अब देखिए हिंदी साहित्य के लेखन यानी इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है और उन्होंने जनता की चित्तवृत्तियों को काल विभाजन के आधार पर बनाया और इन्होंने आदि काल में तृतीय प्रसंस्करण को वीर गाथा काल यानी वीर गाथा काव्य की विवेचना की है। तृतीय प्रसंग में वीर गाथा काल इनके द्वारा जो है आदि काल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल से कहा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आदि काल का समय है इनका जो विभाजन किया गया, अभी हम ऐसे चर्चा करेंगे, 1050 से 1375 के आसपास जो है वो इनका काल विभाजन किया गया। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 1070 से, ठीक है, 1070 से अब तक के काल विभाजन का यानी कि 1300 साढ़े 1300 के आसपास, तो उस समय जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और भी बहुत सारे जो है योद्धा हुए, वीर हुए, तो उनके जो वीरता थी वहां पर देखने को मिली। तो इसी को देखते हुए इन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल का है। आगे हम इसके बारे में भी सापेक्ष चर्चा करेंगे। और इन्होंने सिद्ध और नाथ साहित्य के सांप्रदायिक कहकर, ठीक है, सिद्ध और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र में से बाहर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध और नाथ ये जैन जो धर्म है उन्हीं के दो शाखाएं देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में आगे डिस्कस आएगा जब हम लोग आदिकाल पढ़ेंगे, तो वहां पर सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य के भी बारे में चर्चा करेंगे। तो इन्होंने सिद्ध और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया। लेकिन हम लोग जब आदिकाल पढ़ेंगे तो सिद्ध और नाथ का भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो ये यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में थे। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए शुक्ल जी के बाद हिंदी जगत के में हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान और इन्होंने निम्न पुस्तकें लिखी जिसमें कि हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास इनके द्वारा रचित किया गया। इसके अलावा हिंदी साहित्य का आदिकाल भी जो है इन्होंने लिखा। अब देखिए इन्होंने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा। आदिकाल इन्हीं का दिया हुआ नाम है और वीर गाथा काल जो कि हमने अभी देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया था। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किए। इन्होंने सिद्ध और नाथों का वर्णन करके कबीर पर उनका प्रभाव दिखाया है। ये सिद्ध और नाथ जो हुए ये एक दूसरे के विपरीत विचारधाराओं के थे। तो इन्होंने कहा कि कबीर पर इनका प्रभाव यहाँ पर दिखाया। उसके बाद इन्होंने आदिकाल के विस्तृत खोज कर आदिकाल पर अलग से ग्रंथ लिखा है। जैसे यहाँ पर देखें साहित्य का आदिकाल, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि साहित्य का आदिकाल किनके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आदिकाल के नामकर्ता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है।
और कबीर जी की काव्य प्रतिभा से द्विवेदी जी ने उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो अब देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा की शुरुआत जो हुई वो गारसा दत्त तासी से चली आ रही है, ठीक है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के जो लेखक हैं उनमें गणपति चंद्र गुप्त और रीति काल की जो है वो नागेंद्र, ये पुस्तकें आते हैं जो मार्केट में मिल जाएंगे इनका। तो यहां पर हम लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में देख। अब अगला जो है वह है काल विभाजन। अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो महत्वपूर्ण ग्रंथकार यानी कि रचनाकार के बारे में जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्रम में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब इनके द्वारा या फिर और जो महत्वपूर्ण रचनाकार हुए, विद्वान हुए, उनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया पूरे हिंदी साहित्य के को, तो वो कैसे किया गया, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम काल विभाजन देखते हैं। तो देखिए हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकारों जैसे कि गारसा दत्त तासी, सीयूसी सेगर में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। यहाँ से ये भी ध्यान रखना है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किन कवियों के द्वारा या फिर किन रचनाकारों के द्वारा, किन विद्वानों के द्वारा काल विभाजन यानी कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है वो काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया। तो जो हिंदी साहित्य के लेखन के जो दो पहले कवि थे गारसा दत्त तासी और सीयूसी सेगर, इनके द्वारा नहीं किया गया। उसके बाद के कवियों ने, इतिहासकारों ने काल विभाजन पर जोर दिया और उन्होंने काल विभाजन किया, जिसमें पहला नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। तो अब देखिए इन्होंने पहला प्रयास किया काल विभाजन का और इन्होंने अपने अनुसार या फिर उस समय की स्थितियों को देखते हुए जो है इन्होंने एक विभाजन किया जिसमें कि चारण काल, इसका समय 700 से 1300 ईस्वी बताएं, और 15वीं सदी, उसके बाद जो है वो 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि भक्ति काल यानी कि भक्ति काल का उद्भव हो चुका था और कृष्ण भक्त, राम भक्त कवियों, संत कवियों का जो था वर्चस्व था। तो उस समय की स्थिति को देखते हुए इन्होंने 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण का ये समय बताया। उसके बाद जो है जयसी की प्रेम कविता, ब्रज की कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, फिर रीति काव्य, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं सदी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो देखिए ये यहाँ पर जो काल विभाजन किए, जो उस समय जो प्रसिद्ध घटना हुए या फिर जो व्यक्ति का जो है वर्चस्व देखा गया या फिर जिस चीज को देखा गया, उनको ये नजर में रखते हुए यह विभाजन किए। यानी कि यह विभाजन में पूर्णतः सफल तो नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने यथासंभव काल क्रमानुसार सामग्री को प्रस्तुत करने का जो है वो प्रयास किया। और यह काल विभाजन वैज्ञानिक नहीं है, यही था। ये यहाँ पर जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा पहला जो विभाजन किया गया। दूसरा अगला हम लोग देखते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। तो देखिए मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक जो मिश्र बंधु विनोद लिखे हैं 1913 में, तो इनमें काल विभाजन का एक नया प्रयास किया गया जो ग्रियर्सन काल विभाजन से ज्यादा विकसित था। और इन्होंने जो काल विभाजन किया प्रारंभिक काल, ठीक है, इनका जो काल विभाजन वो प्रारंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल और पांचवा वर्तमान काल के रूप में। यानी कि संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 5 वर्गों में बांटा, जिसमें कि पहला प्रारंभिक काल को पूरा इन्होंने 2 वर्गों में बांटा, जिसमें एक था पूर्वारंभिक काल जिसका काल जो बताया गया वो 700 से 1343 ईस्वी, और दूसरा था उत्तरारंभिक काल जो कि 1344 से 1444 तक था। वहीं दूसरा जो कालखंड है वो माध्यमिक काल, और माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 वर्गों में बांटा, एक पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का जो समय बताया गया जो 1445 से 1560 तक, जबकि हम प्रौढ़ माध्यमिक काल की बात करें तो 1561 से 1680 तक के कालखंड को बताया गया। उसके बाद तीसरा विभाजन जो किया गया वो अलंकृत काल,
इसे भी दो वर्गों में बांटा गया, पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत। जिनका पूर्वालंकृत काल का जो समय था वो 1681 से 1790 तक था, जबकि 1791 से 1889 तक जो था वह उत्तरालंकृत काल था। उसके बाद परिवर्तन काल 1890 से 1924 ईस्वी तक के समय को, जबकि वर्तमान काल 1926 से अब तक के समय को माना गया है। किनके द्वारा? तो मिस्र बंधुओं के द्वारा, जो मिस्र बंधु विनोद निकाया उस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया गया है। अब देखिए मिस्र बंधुओं का यह विभाजन साम्य और स्पष्ट है, ये ना, इनमें देखिए आपका 5 वर्गों में बांटा और काफी सटीक ढंग से बांटने का प्रयास किया इन्होंने, और परंतु तथ्यों की दृष्टि से इनमें अनेक असंगतियां हैं। अगर हम तथ्य पर बात जाएं तो इसमें काफी चीजें जो है दोषपूर्ण भी है। तो ये मिस्र बंधुओं का काल विभाजन था। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, काफी वेरी महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास जो कि 1929 में लिखे हैं। इन्होंने काल विभाजन इस प्रकार से किया, वीरगाथा काल, इन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल कहे और इनका समय 1050 से 1735 तक माने हैं। वहीं भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक, और रीति काल भी इन्होंने 1700 से 1900 ईस्वी के समय को माना है, और गद्य काल को जो है वो 1900 से 1984 तक। अभी वर्तमान में जो है हम इसी पद्धति को एडॉप्ट करते हुए और इसी समय को देखते हुए हम जो है वो चर्चा भी करेंगे आगे के जो क्लासेस हैं उनमें, जिसमें कि आदि काल, इसी को वर्तमान में क्या दिया जा रहा है, आदि काल। दूसरा जो है वो इन दोनों को, यानी कि इसके जगह जो है वो भक्ति काल किया जाता है, भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल के रूप में हम पढ़ते हैं। उसके बाद जो है वो रीति काल, जो कि रीति काल है। और चौथा जो है वो आधुनिक काल। तो ये 4 काल जो कि सर्वमान्य है और इसी के अंतर्गत हम लोग आगे के सेशंस में देखेंगे। तो यह विभाजन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया, और यह विभाजन जब किए हैं तो इनकी जो पुस्तक है, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास, इसमें काफी तथ्यों को जो है बताते हुए और उस समय की परिस्थितियों में जाकर इन्होंने इस पुस्तक को लिखने का काम किया है, जो कि काफी सराहनीय भी है और काफी हद तक हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने में अहम भूमिका भी निभाती है। अब अगले जो हैं वो राम कुमार वर्मा, इन्होंने जो काल विभाजन किया है। तो राम कुमार वर्मा जो है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की त्रुटियों को संशोधित कर नया रूप देने में राम कुमार वर्मा का नाम उल्लेखनीय है, ठीक है, इनमें उल्लेखनीय है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने काल विभाजन को संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के रूप में बांटने का प्रयास किया। जबकि यहाँ पर देखिए इन्होंने भक्ति, रीति और गद्य काल के रूप में। तो एक इन्होंने चारण काल, क्योंकि इनका 1050 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो हिंदी साहित्य हम अपभ्रंश से जो है हम हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन को आइडेंटिफाई करते हैं। और अपभ्रंश, जैसा कि हम हिंदी साहित्य के हिंदी भाषा के विकास में बताए हैं कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ठीक है, 500 के बाद के जो कालखंड हुए हैं, तो 500 ईस्वी से जो है वो अब ये अपभ्रंश भाषा प्रयोग में होने लगा था। और साहित्य में जो पहला प्रयोग किया गया था अपभ्रंश का, वह 8वीं सदी में, ठीक है, ये चरित्र, ठीक है, राम काव्य में जो था पहला अपभ्रंश का प्रयोग हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर प्रयोग देखते हैं और इसमें भक्ति काल इन 4 भागों में इन्होंने बांटने का प्रयास किया। तो देखिए यहाँ 8वीं सदी, यानी कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं और 8वीं सदी में मानना भ्रामक है, क्योंकि यह काल अपभ्रंश काल रहा है। तो चूंकि हम अपभ्रंश से ही मानते हैं, लेकिन अब चूंकि अपभ्रंश के बाद जो अब ब्रज, अवधी और खड़ी बोली विकसित हुआ, तो उसको हम समग्र रूप से हिंदी साहित्य के अंतर्गत डालते हैं।
तो इस आधार पर जो है इन्होंने किया है, लेकिन यहाँ पर वही चीजें की खामियां आ जाती है कि हम अपभ्रंश काल को क्या इसमें हम शामिल करें या न करें। तो ये एक द्वंद्व द्विधा का भी जो है वो केसेस यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर गणपति चंद्र गुप्त ने इसका काल विभाजन किया, एंड देन नागेंद्र का काल विभाजन। ठीक है, नागेंद्र जी का अगर हम काल विभाजन देखते हैं तो इस परंपरा में डॉक्टर नागेंद्र का भी नाम जो है वो उल्लेखनीय है, और इसमें उनका जो काल विभाजन किया गया वो आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदि काल ये 7वीं सदी से के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक इनको माने हैं, जबकि भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से, ठीक है, 14वीं सदी के मध्य से जो है 17वीं सदी के मध्य तक, जबकि 17वीं सदी से मध्य से 19वीं सदी के मध्य को इन्होंने रीति काल माना है, और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। अब देखिए इन्होंने आधुनिक काल को अगेन विभाजित करने का प्रयास किया, जिसमें कि पुनर्जागरण काल या फिर भारत तेंदुए काल, जिसका कालखंड 1857 से 1900, जबकि दूसरा जागरण सुधार काल, ये इसे द्विवेदी काल भी कहा जाता है, और इसका समय जो है वो 1900 से 1918 ईस्वी तक है। फिर छायावाद काल या 1918 से 1938 ईस्वी के कालखंड को कहा जाता है, और छायावादोत्तर काल, इसे उन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक प्रगति प्रयोग काल और दूसरा नवलेखन काल, जिसका प्रगति प्रयोग काल का जो समय बताया गया है वो 1938 से 1953, जबकि 1953 से अब तक के समय को नवलेखन काल कहा है। तो इस तरह से यहाँ पर नागेंद्र का भी काल विभाजन काफी महत्वपूर्ण है, और ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ काल खंडों के जो नामकरण किए गए हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदि काल को जो है वह वीर गाथा काल कहा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदि काल कहा गया, जबकि राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा है आदि काल को। फिर आदि काल का नाम अलग अलग विद्वानों के द्वारा, लेखकों के द्वारा रखा गया, वहां से नाम पूछा जाता है, और खासकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनका तो पूछा ही जाता है। अब राम कुमार वर्मा ने आदि काल को चारण काल कहा, जबकि मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदि काल को बीज वपन काल कहा गया। तो यह यहाँ पर नामकरण है। वहीं अगर हम बात करें भक्ति काल का, तो भक्ति काल का नामकरण भी विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग रखा गया, जैसे कि मिश्र बिंदुओं ने इसे माध्यमिक काल कहा, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों ने इसे भक्ति काल कहा, जबकि गणपति चंद्र मिश्र ने इसे पूर्व मध्य काल कहा। जबकि हम अगर रीति काल की बात करें तो रीति काल का जो अदर नाम है वो अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल। तो देखिए अलंकृत काल ये मिश्र बंधुओं के द्वारा बताया गया, ठीक है। रीति काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने रीति काल से ही इसे संबोधित किया, जबकि विश्वनाथ त्रिपाठी ने जो है इसे श्रृंगार काल कहा, और डॉक्टर ये भागीरथ मिश्र ने कला काल कहा। तो इस तरह से यहाँ पर रीति काल का नामकरण किया गया। वहीं आधुनिक काल की हम अगर बात करें तो आधुनिक काल का नामकरण जो है वो मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल ही कहा, यानी वर्तमान काल कहा मिश्र बंधुओं ने, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इस काल को गद्य काल कहा गया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आधुनिक काल। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे जो है नामकरण क्या किया गया, किन के द्वारा किया गया, काफी महत्वपूर्ण, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर फिक्स पूछे जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो काल विभाजन विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो किया गया, और विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो नामकरण किया गया कालखंडों का, उनके बारे में देखा। अब देखिए साहित्यकारों द्वारा दिए गए भिन्न भिन्न नामों के पश्चात जो सर्वनाम यानी सर्वमान्य जो नाम है वह निम्न है, और इसी पर जो है हम लोग अगले सेशंस देखेंगे, जिसमें आदि काल 1000 से 1350 ईस्वी तक के काल को हम लोग आदि काल कहते हैं। वहीं 1350 से 1650 तक ईस्वी के काल को भक्ति काल, और 1650 से 1850 के काल को हम लोग रीति काल कहते हैं, जबकि 1850 से अब तक के समय को आधुनिक काल। तो हम लोग अगले सेशंस में यहाँ से चर्चा करेंगे आदि काल, ठीक है। इससे संबंधित MCQ भी हम लोग चर्चा करेंगे।
तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक चीजें जो है वो देख लिया, और इनसे अच्छे खासे तादाद में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनको जो है आपको नोट्स तो प्रोवाइड किए ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको नोट्स में मेंशन भी अपने से करते चलना है, ताकि जो है आपका एक लिखा हुआ आपके थ्रू जो है नोट्स रहे, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सके। बाकी इसका पीडीएफ वगैरह सारे आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, और इस पर एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। जैसा कि हमने जो पैटर्न बताया उसकी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको एमसीक्यूज होगा, जो कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाए गए हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट जिससे आने की पॉसिबिलिटी है वो सारी चीजें वहां पर एमसीक्यूज में हम डिस्कस करेंगे अगले सेशंस में। तो सारे क्लासेस आपको इसी तरह से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए, अगर किन्हीं का कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और अगले सेशंस में हम लोग पुनः मिलते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।